उत्तर प्रदेश इसकी चपेट में आ चुके हैं। खासकर कुछ राज्य ऐसे हैं जो इसकी मार से बुरी तरीके से प्रताड़ित हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ और अब लग रहा है कि वाकई महामारी है। इससे पहले भी महामारी आई थी, 1 साल पहले महामारी आई थी, लेकिन वो महामारी से इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। उस समय हम इससे परिचित भी नहीं थे तो ज्यादा एहतियात बरते गए थे, लेकिन अब हम इस वायरस से परिचित हैं, उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लूटमार हो गई है, दवाइयों की लूटमार हो गई है, रेमडेसिविर कहीं नहीं मिल रही है। तमाम तरह से सारी समस्याएं जैसे लगता है एक साथ आकर खड़ी हो गई हैं। और इसके बीच में बड़ी बात यह है कि जो दवा कंपनियां हैं उन्होंने लग रहा है इसको आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया है और वो अपना पूरा खेल खेल रही हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उनसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कोहराम जारी है। वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 24 घंटे में करीब 1.70 लाख नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। यूपी में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 15,353 नए मामले सामने आए। दिल्ली ने बढ़ते मामलों में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश में कोरोना से बीते 24 घंटे में 900 से ज्यादा मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 1,21,56,529 लोग कोरोना महामारी को मात दे चुके हैं। हालांकि मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर में गिरावट आई है। देश के 4 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,35,27,717 हो चुकी है। भारत में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,21,56,529। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,70,179। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 12,01,009 है। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 10,45,28,565 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना वायरस के विकराल रूप के बीच एक राहत की खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत में इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इन सब के बीच कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खासकर लखनऊ और कानपुर में हालात बेकाबू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में फुल लॉकडाउन की संभावना है। नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी हालात बेकाबू हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की नई लहर बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना केस हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बदतर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। जो कहां जाकर थमेगा ये कहना अभी मुश्किल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है और कोरोना पर हाहाकार मचा हुआ है। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये हाहाकार क्यों मचा हुआ है और कब रुकेगा ये हाहाकार। हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर BN त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व DGME है। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। जगदेव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो हम आपका परिचय उनसे जरूर करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी का। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो क्या कहेंगे, कोरोना पर हाहाकार मची हुई है।
लगता है प्रोफेसर वीरेंद्र त्रिपाठी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। जगदेव सिंह जी का रुख करेंगे। जगदेव सिंह जी, कोरोना पर हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे? 1 साल होने जा रहा है, लगातार बिगड़ रही है और महामारी कोई भी हो, ये विश्व स्तरीय बीमारी है, देशों से आई हुई है। ये कोई जाति, धर्म और मजहब और पार्टियां नहीं देखती है, इसको सबको मिलकर के लड़ना है, तभी इससे निजात मिल सकती है। 1 साल होने जा रहा है, 1 साल में जो व्यवस्थाएं सरकार को करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शायद वो स्थिति नहीं हो पा रही। आपको याद होगा पिछली बार जब शुरुआत हुई थी तो इन्होंने कहा था आप जमाती ले आइए, विदेश से आगे जमातियों पर हिस्सा फोड़ना था और पूरा प्रयास किया था हिंदू मुस्लिम करने का। और देश में प्रवासी मजदूर आए, हजारों की तादाद में लोग आए, क्या हालत थी, जनता ने मदद की, एकदम लॉकडाउन कर दिया, सारी स्थिति खराब हुई। अब जब कोरोना के लिए वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन लगने के बाद भी कई डॉक्टर, कई लोग प्रभावित हो रहे हैं, दोबारा उनको हो रहा है और वैक्सीन के बजाय इंडिया में कमी हो रही है। ये वाहवाही लूटने लगे, विदेशों में भेज रहे हैं, बाहर जा रही, इंडिया में नहीं हो रही है। और मैं आप देख रहे हैं कि जब बंगाल चुनाव हो रहा है, हजारों आदमी, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, बिना मास्क लाए संबोधित करते हैं, वहां पे रोड शो होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाकर के उसका प्रचार करते हैं। जहां आवश्यकता होती है इस कोरोना का अपने जनहित में नहीं, अपने दलहित में इस्तेमाल करते हैं। वहां मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम किया, बिहार, तमाम सारी स्थितियां आपने देखी रहे हैं। मैं समझता हूँ ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, सत्ता पर जब बैठे लोग, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी हमारी सबकी भी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है, इसमें हम उनका पूरा सहयोग करें। और जनता का भी की जिम्मेदारी है, जनता का भी आह्वान है कि इसके जो प्रतिबंध लगाए जाए इसमें वो उसकी जो है पूरी सहयोग करें। आज आप देख रहे हैं रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है, रात में कर्फ्यू से क्या संदेश देना चाहिए, क्या फायदा हो रहा है? लोग लगातार जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, आज मंदिर और मस्जिद में सारी अजानें हो रही हैं। इन सब पे एक व्यापक रूपरेखा बना करके, एक गाइडलाइन बना करके इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए और सबको सहयोग करना चाहिए, आम जनता करना चाहिए। और सरकार को की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि सरकार सत्ता में बैठे हुई, गाइडलाइन कुछ ही बनाना है। अभी चुनाव का मामला आया, चुनाव आयोग को 8 शहर में चुनाव करा दी, जल्दी निपटाना चाहिए, रैली करना चाहिए, चुनाव आयोग को अच्छी आचार संहिता सिस्टम बनाना चाहिए। मैं सोचता कहीं से भी उसका जो सिस्टम होना चाहिए उसका निर्माण नहीं हो रहा है और सत्ता पक्ष इसका लगातार दुरुपयोग कर रहा है और विरोधियों को, विरोधी पक्ष को, विपक्ष को इसमें हमेशा आड़े हाथों लेना चाहता है, उसको काम नहीं करने दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस भारतीय जनता पार्टी का, जो पूरा आज महामारी के बाद कोरोना के अपराध चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल, पेट्रोल और इसके गैस के दाम कितने बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। एक ही है नारा कि साहब किसी तरह से इस महामारी दौरान हम कैसे सत्ता परिवर्तन कर लें। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम किया, राजस्थान गिराने का काम किया। मैं समझता हूँ इस महामारी को अगर सत्ता पक्ष अपने माहौल में, अपने लालच, लोभ लालच में इस्तेमाल करना चाहता है, मैं सोचता हूँ जन विरोधी सरकार होगी और जन विरोधी नीतियां होंगी। इनको जनता को ध्यान देना चाहिए और जनहित में काम करना चाहिए, तभी माना जाएगा कि सत्ता में, देखिए सत्ता में बैठे लोग, ठीक है जगदेव सिंह जी, आपका समय पूरा हो गया, दोबारा से आऊंगा आपके पास। बनाने में खर्च करेंगे। ठीक है जगदेव जी, बात हो गई आपकी। जगदेव जी बात हो गई आपकी। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के गौरव मिश्रा जुड़ गए। बहुत स्वागत है गौरव जी आपका भी। क्या आप लोग क्या कहेंगे आप? जगदेव जी कह रहे हैं कि आप लोग इस आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं, हर राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कह सकते हैं कि है, क्योंकि इनके बढ़ने के सारी संभावनाएं समाप्त। हाँ, कोरोना ने आत्मनिर्भर भारत की एक भी हुआ और कई फ्रंट पर देश ने बहुत अच्छा काम भी किया। आज देखिए पिछले 6 वर्षों से देश विदेशी कर्ज क्या होता है वो भूल गया। विदेशी कर्ज के आधार पर यहाँ की अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है। सर्वाधिक विदेशी निवेश भारत के अंदर में आया। आज उत्तर प्रदेश की अगर सिर्फ बात करें तो कोरोना काल में सर्वाधिक निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं उत्तर प्रदेश में आए हैं विदेशों से।
तो हमारे लिए और देश के लिए तो अवसर है ही है, लेकिन आज जो संकट है, जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें मुझे लगता है कि दलगत राजनीति के ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। और जिस तरह से विपक्ष अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं इसमें भी खोज रहा है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर के या कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के दोषारोपण कर रहा है, बल्कि वो काम करता जमीन पर उतर करके तो कहीं ज्यादा संदेश पॉजिटिव जाता, उनकी छवि भी बेहतर होती। उन्हें तो पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार दिखाई दे रही है और तमाम ऐसे विषय दिखाई दे रहे हैं जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है इस बढ़ते संक्रमण में। सरकार इस बात को लेकर के गंभीर है, चिंतित है, किस तरह से इस सेकेंड स्ट्रेन जो आया है, ये चूंकि नया म्यूटेशन है वायरस का और इसके प्रभाव भी कुछ इस प्रकार के हैं कि उसको अध्ययन करने में भी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ रहा है तेजी से। और उसको नियंत्रण में लाने के लिए हमेशा केवल लॉकडाउन ही सबसे अंतिम उपाय हो, ये उचित नहीं है। उसका कारण ये है कि अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बैठ जाती है और किसी प्रकार वी शेप में अब जो है भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर उठ रही थी। 12.5% का अनुमान, 13% का अनुमान लगाया गया है, यहाँ तक कि चीन से भी ऊपर लगाया गया है भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को लेकर के। एक सकारात्मक संकेत है, मुझे लगता है उस दिशा में सोचना चाहिए। इंडिया डिबेट में आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण और अनुशासन से हम किस तरीके से इस समस्या से निजात पा सके, इसको प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। रात का कर्फ्यू जो लग रहा है वो एक प्रकार से निश्चित रूप से सांकेतिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और जन जागरूकता को फैलाने में भी असरकारक है, असरदार है। और अलग अलग कई प्रकार के स्टेप राज्य सरकारों ने लिए हैं। आज कोरोना की सबसे बढ़ती हुई जो स्थिति है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह के प्रदेशों में ज्यादा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वदलीय बैठक में ये तय किया है कि कोई भी ऐसा कदम, प्रिकॉशनरी कदम हम नहीं छोड़ेंगे जिससे कि इस महामारी को फिर पुनः जो है काबू में लाया जाए। क्योंकि जो एक सहज अवस्था में समाज चला गया था और नागरिक गौरव मिश्रा जी, समाज चला गया था, गौरव मिश्रा जी, गौरव जी आपकी बात पूरी हो गई, सब सवाल भी ले लीजिए। सवाल यह है कि 1 साल हो गए और इस महामारी को आए हुए, और ये कर्फ्यू इसलिए लगाया गया था, लॉकडाउन इसलिए किया गया था जिससे कि हम चीजों को व्यवस्थित कर लें, लेकिन माफ करिएगा 1 साल हो गया, अभी तक चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाई। तो जिस उत्साह के साथ लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा, सबने मिलकर के लड़ा, चाहे वो हमारे पैरामेडिकोज हो, डॉक्टर्स हो, पुलिस विभाग हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का विभाग हो, यहाँ तक कि प्रत्येक नागरिक भी इसमें अपना योगदान दिया। लेकिन फिर बीच में नियंत्रण की स्थिति जब आ गई तो जो सहजता लोगों के अंदर आ गई और जो इसके कोरोना के प्रोटोकॉल थे, जो इसके नियम को पालन करने वाला जो विषय था, उसको सारे लोगों ने भुला दिया। और उसके भुलाने का कारण है कि ये संक्रमण बहुत तेजी से फैलता चला गया और आज विकराल रूप धारण कर लिया है। आज फिर पुनः हम उसी स्थिति में चले गए। गौरव जी, ये सारा जितना भी यहाँ पर देश की दिक्कत है वो देश की जनता है, वो देश की जनता ही सब कुछ गलत करती है, बाकी सब लोग ठीक करते हैं। यही सही है क्या? कुछ नहीं दे सकते हैं, जनता जागरूक है, जनता ने साथ दिया तभी कोरोना पे हम लोग एक निश्चित समय में विजय प्राप्त कर सके थे। आप तो यही कह रहे हैं ना कि लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। लापरवाही, एक व्यक्ति की लापरवाही से 25 व्यक्ति, 30 व्यक्ति, 50 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। तो उसमें उन 40 का कोई दोष नहीं है, उन 45 का कोई दोष नहीं है। एक व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है, उसको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। गौरव मिश्रा जी, आपने स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद कर दिए, सब कुछ बंद है, लेकिन चुनावी रैलियां चल रही हैं, कुंभ चल रहा है, मस्जिद खुली हुई है, वहां पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिर खुले हुए हैं, कुंभ में लाखों लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या कोरोना यहाँ नहीं पहुंचता है क्या? में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इनका फायदा वहाँ कोरोना नहीं है, फायदा नहीं वहाँ की जा चुकी है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उसका कड़ाई से पालन कराए। यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो क्या हर जगह लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प हो, उसी पर निर्णय ले, तो क्या ये सही है? यदि लोग संयम रखे। नहीं करें गौरव जी, बात यहाँ पर लॉकडाउन की चल ही नहीं रही है। गौरव जी, लॉकडाउन की बात यहाँ नहीं चल रही है। गौरव जी, सवाल ये है, जब स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो सकती है, तो बाकी चीजें खुली क्यों? जी, आवाज नहीं आ रही आप जी?
हाँ, आपकी आवाज आ रही गौरव जी, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। मेरा सवाल आपसे ये है, जब स्कूल कॉलेज बंद हो सकते हैं तो बाकी चीजें खुली क्यों नहीं है? होते हैं वहां बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यदि उनमें संक्रमण हो गया तो स्थिति बहुत विकराल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेजों को रोकना सबसे प्रथम कार्य हो जाता है। और चुनाव में जहां एक वरिष्ठ नागरिक या एक वोट देने वाला व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति जो हो जाता है, तो उसको कम से कम इतनी समझ होती है कि हमें किसी व्यक्ति से कितनी दूरी बना करके रखना चाहिए, भीड़ वाले जगह पर एकत्रित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें कितना दूरी रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो गाइडलाइन भी जारी कर दिया चुनाव का। अच्छा, आम लोगों के मन में ये बहुत गौरव जी, आम लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, हर आदमी पूछ रहा है कि जहां चुनाव होते हैं, ये ऐसा सवाल हो गया कि पूछना भी मुझे खराब लग रहा है, जहां चुनाव होते हैं कोरोना वहां नहीं जाता है, और बड़े बड़े नेता बिना मास्क के चुनावी रैली और सभाएं कर रहे हैं, इससे क्या संदेश जाता है? कोरोना ये देख करके नहीं वहां पहुंच रहा है, संक्रमण कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन व्यक्ति जब उसका पालन करता है, उसके नियमों का पालन करता है, तो उसके संक्रमण से बचा रहता है। और ऐसा नहीं, हमारे बड़े बड़े नेता भी संक्रमित हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे नेताओं की जान भी गई है इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो जब नेताओं की जान जा रही है तो इससे खिलवाड़ क्यों? सीमा, जमीनी सीमा को नहीं देखती, क्षेत्र की सीमा, समुदाय को नहीं देखती। गौरव जी, अगर आपके बड़े नेताओं की जान नहीं, गौरव जी, अगर आपके बड़े नेताओं की जान लिया इस कोरोना ने, तो इस कोरोना के साथ खिलवाड़ क्यों? देश है, 130 करोड़ की आबादी है और पूरी व्यवस्था संवैधानिक तरीके से चलती है, अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है। जैसा कि आपने देखा कोरोना काल में हमारा जीडीपी कितना नीचे चला गया था, आज फिर उठ रहा है। हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं, गरीब है, मजदूर है, किसान है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने मुफ्त भोजन, मुफ्त राशन और उनके खाते में पैसा देकर उनकी व्यवस्था को संभालने का काम किया। आज जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सी उठ रही है, ऊपर आने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में बड़ा कदम उठा लिया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा चोट पड़ जाए, तो इसका सीधा प्रभाव जो है वो गरीब मजदूर किसान पर पड़ेगा। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हाँ, जैसे मास्क लगाने का जो नियम है उसको कड़ाई से पालन होना चाहिए, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए, जो न करे उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब तो होने भी लगी है, अब तो प्रशासन उस पर ध्यान भी दे रहा है। हाँ, वो मास्क ना पहनने पर वो वसूला जा रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है। ठीक करे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपकी बात हो गई। गजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत स्वागत है गजराज जी आपका। जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो, गजराज जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो क्या कहेंगे आप? कोरोना पर हाहाकार मचा हुआ है। देखिएगा, ये बात तो सही है कि कोरोना में लोग पीड़ित हैं, क्योंकि जो किसी बातों में तो सच्चाई भी है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तरह से बारिश नहीं हो पाई। हमारे देश के अंदर जो फिर से आई है, बिल्कुल के लिए दूर नहीं हुई है, लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया गया उस समय में। और आज मेरे यहाँ मैं तस्वीर के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे कलेक्टर, मेरे एडीएम, मेरे सीडीओ तीनों जिनसे वैक्सीन भी लग चुकी, दोनों वैक्सीन लगी है, तब भी वो बेचारे आज ठीक है इसमें। तो ना समझ में नहीं आ पा रहा कि सरकार का जो सिस्टम है, जो आप जिक्र कर रहे थे चुनाव के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है पूरी तरह। आप दिल्ली में और जो किसान तरह में है कि उनके पास में कोई मास्क आदि कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर कोई कोरोना दिखाई नहीं देता। इस सारी बातें नहीं है। हम लोग देहात क्षेत्र में रह, देहात के चलिए लगता है गजराज सिंह जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जगदेव जी का रुका। जगदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इस कोरोना काल में
कई महीने हो गए किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए बैठ के बात करके ये खत्म कराना चाहिए। ये हठधर्मिता पे है। मैंने कहा नहीं, जगदेव जी, सरकार ने जब बात करने की कोशिश की तो आप लोग उसमें गए नहीं। जगदेव जी, जब आनंदीबेन पटेल ने, राज्यपाल ने, प्रदेश की राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो आपने उससे किनारा कर लिया। ये जब किनारा नहीं, कितने बार की बैठक हो चुकी, लेकिन सरकार को हठधर्मिता पे है। किसानों की बात सुनता नहीं। देश की 70% किसान है जो अन्नदाता है, आज वो आंदोलित है। कितने किसानों की। जगदेव जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा हूं। जब राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और आपके लोग वहां पर पहुंचे नहीं, कह दिया कि हमको फोन ही नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी का जगदेव जी, मैं किसान आंदोलन की बात ही नहीं कर रहा हूं, आप मेरा सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। जगदेव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है, जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? कितनी बैठकें हो चुकी, कितना हुआ, इसका परिणाम क्या आया? फिर आप क्यों करें कि सबको लेकर बैठकें हुई, फिर आप क्यों करें कि सबको लेकर के नहीं चलती है सरकार? फिर आप ये क्यों, जगदेव जी, आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि फिर सरकार सबको साथ लेकर के नहीं चलती है? ये हैदरहीन है। 70% देश की आबादी किसानों के, उसकी बात नहीं सुन रही। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में हाहाकार कोरोना का मचा हुआ है। प्रवासी मजदूरों की क्या स्थिति, जनता ने कितना बड़ा सहयोग किया। जगदेव जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। आप लोग सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए? कोई जाति, धर्म और मजहब देख के नहीं आता। जगदेव जी, महामारी है, आपको सहयोग करना चाहिए। जगदेव जी, आप अपने मन की बात कर रहे हैं। जगदेव जी, सवाल सुन लीजिए, आप अपने मन की बात कर रहे हैं। कुछ सवाल है जनता के मन की, उनकी बात भी सुन लीजिए। इस देश में आजकल सब लोग मन की बात ही करने लगे हैं। सवाल यह है कि आपको जब बुलाया गया था, राज्यपाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, तो उसमें आप लोग क्यों नहीं गए? बैठक कहाँ बुलाई थी? अरे राजभवन में बुलाई थी। कांग्रेस के प्रतिनिधि गए थे और बाकी दलों के प्रतिनिधि गए थे। आपके दल के प्रतिनिधि कोई गए नहीं? कर सकते हैं क्या? राज्यपाल की स्थिति क्या है, आज देश के राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, ये आप जानते हो। सरकार के रबर स्टैंप थे, इनकी कोई स्थिति नहीं है। पिछले बार सैकड़ों लोग मारे गए थे और मैंने धरना प्रदर्शन किया था विधानसभा के सामने। राज्यपाल गया था, बेचारे सहमत थे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं किया। कई लोग हत्याएं हुई थी अभी महासभा की। तो राज्यपाल और गवर्नर और राष्ट्रपति, अरे कम से कम आप पार्टी में जाते, आप बैठक में जाते, वहां पर अपनी बात रख सकते थे ना। हम जानते हैं समय नष्ट करने कोई फायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ आज कोरोना जो चल रहा है, दोबारा लोगों को, डॉक्टरों को हो गई। यहाँ वैक्सीन नहीं है, लोग लाइन लगे हुए। इन सब की व्यवस्था करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के लोग बात कर रहे हैं, आज दूसरे प्रदेश में जहाँ विपक्षी सरकारें हैं वहाँ ये कोरोना के टीका सप्लाई नहीं कर रहे हैं, जहाँ इनका कर रहे हैं। इसमें भी भेदभाव हो रहा है। हर चीज में राजनीति हो रही है, हर जगह सरकार। सिर्फ दोषारोपण ही करेंगे या कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी करेंगे? हर में रोक देती है। हम जनता की आवाज उठाने की विपक्ष होती है, जन समस्या उठाने की होती है, उसको बोलने नहीं देते हैं, लोगों को जेल में डाल देते हैं। आज ये जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही है जनता के साथ। ब्रेक लूंगा एक, जगदेव जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो हमारे साथ में पूर्व डीजीएमई बीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, आखिर इसका निदान क्या है, इसका निराकरण क्या है। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुश
खुशबू अपनेपन की ढूंढता, औरों की ज़मीं पर मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजीएमई है और शासन सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, उनको एक एक चीज का पता है। हम सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी, हाहाकार मचा हुआ कोरोना को लेकर के, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कोई हंसी मजाक या राजनीति का विषय नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में, खासकर हमारे भारतवर्ष में करीब करीब 1 दर्जन प्रदेशों में ये समस्या है। दूसरा ये है कि हमें सबको राजनीति भुला के एक सामूहिक रूप से सब पार्टी मिलके, समाज के सब लोग मिलके, इंक्लूडिंग मीडिया के लोग हमारे, ये इससे लड़ेंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है। अभी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने अपना सब कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत पर कोई संदेह नहीं है। नो डाउट, मैं कोई पार्टी विशेष का नहीं हूं, मैं बिल्कुल एक डॉक्टर हूं, समाज सेवा, सरकार का एक अधिकारी रहा हूं, सभी सरकारों में रहा हूं, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, सब में मैं अधिकारी रहा हूं। विश्वकर्मा जी, मैं आपको नीति की बात बताऊं। एक तो ये कि बीच में जब हमने कंट्रोल कर लिया था, तो बीच में हमने, समाज ने, अधिकारी हर लेवल पे इस पे शिथिलता बरती गई। हमने ये समझा कि कोरोना पे हमने जीत कर ली, इधर वैक्सीन आ गई। बाय द वे, कानपुर में जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ, मैं उसमें एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में शामिल था, कोवैक्सीन। खैर, इसके बाद क्या हुआ कि लोग पुराने डरने पे लौट आए और ये इसका इंसिडेंस तो कम हुआ है विश्वकर्मा जी। इसमें कमी तो आई, मगर ये खत्म नहीं हुई। और बीच में क्या लापरवाही के कारण लोग कोविड को भूल गए, कोरोना को भूल गए, और उसी तरह से हुजूम, भीड़, मास्क नहीं, सोशल गैदरिंग पुरानी रफ्तार पे आ गए। इधर कोरोना वायरस वेरिएंट है, ये रूप बदलता है, अपने गुण अवगुण बदलता है, तो ये नए रूप में आ गया। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अमेरिका, इंग्लैंड हवाई जहाज से कुछ घंटों पहुंचा जा सकता है, तो क्या हुआ, सरकार की तरफ से भी थोड़ी सी शिथिलता इसलिए हुई कि हमने कंट्रोल कर लिया। कम्युनिटी अपने रफ्तार पे आ गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, सब तरह से हो गया। इसी बीच पलटी मारी नए रूप में, उसमें हमारी तैयारी में थोड़ी सी कमी आई। मैं ये कहूंगा हाईएस्ट लेवल पे कुछ नहीं हुआ,
मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी बोले, बीच के अधिकारी, उसमें हमारे डॉक्टर भी जिम्मेदार है, हमारे ब्यूरोक्रेट भी जिम्मेदार है, आम जनता भी जिम्मेदार है, विश्वकर्मा जी। तो उसकी वजह से इसने विकराल रूप ले लिया और अब संभाले नहीं संभल रहा। मेरे पास गांव के मरीज आते थे, अरे के डॉक्टर साहब आपके शहर में कोरोना है, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन औरैया, दिव्यापुर, कानपुर देहात, कन्नौज, तिरवा, क्योंकि इन जिलों से मैं जुड़ा, अम्बेडकर नगर, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रधानाचार्य भी रहा हूँ मेडिकल कॉलेजों का, तो बताऊं लोगों ने बिल्कुल मेरे पास आते हैं अंगोछा लेके। अंगोछा मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है विश्वकर्मा जी। मैं अपने सुधी दर्शकों को बता दूं कि मास्क माने मास्क, उसमें ये नहीं कि जुगाड़ रूमाल बांध लिया वो बांध लिया। तो हर लेवल पे लापरवाही बरती गई और केवल एक लेवल पे नहीं है, सरकार की तरफ से थोड़ी शिथिलता हुई। तैयारी में इतना बड़ा मुल्क और प्रदेश है, इतना देश है कि करोड़ों लोगों को वैक्सीन जी। आप कुछ सवाल है, आपने पूरी बात कर लिया। प्रोफेसर बी एन त्रिपाठी जी, सवाल यह है, दुनिया में अपनी धाक जमाने के लिए एक्सपोर्ट। प्रोफेसर बी एन त्रिपाठी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? प्रोफेसर बी एन त्रिपाठी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आपको आवाज मिल रही है प्रोफेसर बी एन त्रिपाठी जी? कि सरकार की अरे भाई प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है? व्यावहारिकता हुई, आपको आवाज मिल रही है त्रिपाठी जी? वीएन त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है? वीएन त्रिपाठी जी को आवाज नहीं मिल रही है, लगातार बोलते जा रहे हैं। वीएन त्रिपाठी जी, वीएन त्रिपाठी जी, आपको आवाज मिल रही है? लग रहा वीएन त्रिपाठी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। गजराज जी का रुख करेंगे। गजराज जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। गजराज जी, सवाल ये है कि ये बात तो सच है कि सत्ताधारी दल लगातार चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप भी इसमें कहां पीछे हैं? आपकी पार्टी भी लगातार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब सत्ताधारी इस लाइन पर चल रही है तो स्वाभाविक है जो भी अन्य पार्टियां हैं वो पीछे रहेंगी क्यों? ये तो सत्ताधारी पार्टी को ही शुरुआत करनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ दूसरी पार्टी भी उत्साह करती। जो बातें अभी देखने को मिली है, मैं समझता हूँ इस बीच में काफी सरकार की तरफ से जो देखभाल हुई उसमें लापरवाही निश्चित रूप से बढ़ती जरूर गई है। बच्चों का पूरा साल पिछले वर्ष खराब चला गया, इस वर्ष फिर पूरी तरह से ये समझ लीजिए। गजराज जी, अगर कोई पार्टी सही काम ना करे, कम से कम आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, दशकों तक इस देश पर राज किया है, आप ही कह देते कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ये उदाहरण सेट कर रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए अभी चुनाव नहीं करना चाहिए। पार्टी पूरी तरह से आमादा थी, रूलिंग पार्टी को हटा देनी चाहिए थे। रूलिंग पार्टी को जो ये पंचायतों के चुनाव में जो कोर्ट में मामला गया, इसी को लेकर के अपने उन्हें आगे आने चाहिए था। ये चुनावी जो चल रहे हैं इनको और आगे बढ़ाया जा सकता था महीने 2 महीने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई पैरवी नहीं की गई। और ये जबरदस्ती, आजकल किसान पूरी तरह से परेशान है, उसकी फसल कटने का चल रहा समय, पूरा समय वो उसी में लगा देता है। शाम के समय बड़ी मुश्किल से 7-8 बजे के करीब में पहुंचता है, सुबह 6-7 बजे अपने खेत में पहुंच जाता है। तो जो चुनाव की फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, ना मालूम सरकार की क्या मंशा इसमें है, सरकार ने इसकी पैरवी क्यों नहीं करी? बताइए भाई गौरव मिश्रा जी, गौरव मिश्रा जी बताइए आपकी क्या मंशा है? गजराज जी सवाल पूछ रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्थाएं, सरकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से पहले भी कोरोना काल में भी चल रहे थे, और जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ माहौल तो जो चीजें रुकी हुई थी, जैसे चुनाव रुके हुए थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से तो बंद नहीं किया जा सकता। उसके प्रिकॉशनरी एक्शन लेकर के काम जरूर किया जा सकता है। और जहां भी चुनाव हो रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, आज आपको देश के हालात पता है? जितना पहली लहर में नहीं कोरोना हुआ था, उससे दुगने की, करीब दुगने की तादाद यहाँ पर हो रही है कोरोना की। लोग मर रहे हैं, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं।
जी जी आवाज नहीं है। गौरव गौरव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जगदेव जी के पास हैं। जगदेव जी जी नहीं गौरव जी, प्रोटोकॉल का पालन कहाँ हो रहा है? प्रोटोकॉल का पालन भाई, नियम है, संवैधानिक नियम है कि 6 महीने तक किसी भी सरकार का एक्सटेंशन किया जा सकता है। अच्छा नहीं होता कि अगर 6 महीने बाद चुनाव कराए जाते। गौरव मिश्रा जी आवाज मिल रही है आपको? गौरव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी वीएन त्रिपाठी साहब, आपको आवाज मिल रही है? करूंगा छोटे वीएन त्रिपाठी साहब, आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा, छोटे छोटे सवाल सुनिएगा और छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। जनता जानना चाह रही, इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हम चाहे लाख सबको बचाने की कोशिश करें, लेकिन चीजें सबके सामने, जिस तरह से शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है, जिस तरीके से रेमडेसिविर नहीं मिल रहे हैं, नहीं ये दवाई नहीं मिल रही है, लोगों को बेड खचाखच भर गए हैं, क्या कहेंगे आप? सिर्फ जनता दोषी है इसकी? वर्मा जी, आपकी से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। सरकार की पूरी कोशिश के बाद भी व्यवस्था हमारी पटरी से खिसक रही है थोड़ी थोड़ी इधर कुछ दिन से, और सरकारी व्यवस्था के साथ साथ हमने प्राइवेट को भी लिया है, और प्राइवेट में लेने से थोड़ा सा हमें उम्मीद थी, लेकिन हमारी प्राइवेट की व्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी से उतर रही है। तो विश्वकर्मा जी, हम आपसे सहमत हैं कि कहीं न कहीं हम एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। सरकार की लाख कोशिश फंसते नजर नहीं आ रहे, फंस गए सर, फंस गए उसमें। और आप प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वो लोग तो आपदा में अवसर तलाश लिया है उन्होंने। मिलेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको बेड नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई, हम सरकारी व्यवस्था जब हमारी फुल हो जाती है या पूरी कैपेसिटी चलती है, तो हम अपने जनता को भाग के सहारे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनकी जिम्मेदारी है, समाज के प्रति कर्तव्य है, और सरकार ने उनको सुविधाएं भी दी है। जैसे अरे सर, मैं कर्तव्य की बात तो कर रहा हूँ, कर्तव्य की बात तो छोड़ दीजिए। उन लोगों ने इसको आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया है। सर सुन लीजिए, एक एक बेड के लिए मारामारी है। कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में उसी को एडमिट किया जा रहा है जिसके पास मोटी रकम है। नहीं, खामियां हैं, मैं मानता हूं, एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी चिकित्सा शिक्षा के होने के नाते खामियां हैं विश्वकर्मा जी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन अचानक इतनी बड़ी मुसीबत में जब फंसती है, और कोरोना के बढ़ने की रफ्तार 19 से कई गुना ज्यादा हो जाती है, तो कोई भी व्यवस्था फेल हो जाती है। ये ऐसे ही है कि हमने घर में 100 लोगों को न्योता दिया, और अगर 500 लोग आ जाएंगे तो मेरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं गौरव जी की बात से सहमत हूँ कि चूंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी अपने भारत में कि अचानक इतनी तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए। मैं जनता से प्रार्थना, अरे सर, हताश नहीं होना चाहिए, बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि तैयारियों में कहीं कमी रह गई है? उनका सरकार पूरा उपयोग, साल भर हमारे पास था प्रोफेसर वीएन त्रिपाठी जी, पूरा साल भर हमारे पास था, और हम साजो सामान एकत्रित नहीं कर पाए। जी नहीं, ये अर्ध सत्य है विश्वकर्मा जी। हमने तैयारी की, लेकिन बीच में जब दुनिया भर में बहुत कम हो गया, भारतवर्ष में भी बिल्कुल खत्म होने के करीब आ गया, 10,000 से नीचे 5,000 रह गए पूरे देश में, तो थोड़ा सा हमें अपने विकास की तरफ भी देखना था, ऐसा लगता सरकार को। तो सरकार की तरफ से ढिलाई थोड़ी हुई है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थे। इधर हमने तैयारी करी
लेकिन हमारी तैयारी बढ़ती बीमारी के कारण बहुत कम पड़ गई। हमने बताया नहीं, 100 लोगों को खाना होना चाहिए, हमारी तैयारी थी 20 लोगों की, तो 80 लोगों को हम खाना नहीं दे पाए, यानी कि वो। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन सरकार की व्यवस्था में कुछ कमी हो सकती है। लेकिन मैं जनता को बता दूं आपके इस मीडिया के माध्यम से, सवाल ये है, रेमेडी सवाल सुन लीजिए, सवाल ये है रेमडेसिविर जो सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जो दवाई, अरे सुन लीजिए सरकार, सुनिए, ठीक है, परेशान ना हो जनता, कैसे ना परेशान हो, लोग मर रहे हैं सर, लोग मर रहे हैं, उनके घर वाले मर रहे हैं। अरे आप सुन तो लीजिए, सवाल नहीं सुने सर, अरे हम सब सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के पार्ट हैं, लेकिन सवाल यह है कि लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा है। रेमडेसिविर दवा आपको पूरे प्रदेश में 40,000 रुपए में ढूंढने पर नहीं मिल रही है। बिल्कुल, इसके लिए क्या जनता दोषी है? आधी सत्य है, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरे पूरी सच आप ही बता दीजिए, पूरा सच आप ही बता दीजिए सर, रेमडेसिविर को लेकर के पूरा सच बता दीजिए आप। जनता को परेशानी जरूर है। बीएन त्रिपाठी जी के माध्यम से पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल मुझे स्वीकार करने में कोई वो नहीं, मैं अब सरकार का अंग भी नहीं। बीएन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी, सवाल सुन लीजिए, प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी जी सवाल सुनिए, सवाल ये है, अगर मैं अर्ध सत्य बोल रहा हूं तो माफ करिएगा, पूरा सच आप ही बता दीजिए। रेमडेसिविर को लेकर के क्या पोजीशन है उसकी, क्या उत्तर प्रदेश में या किसी प्रदेश में अवेलेबल है, खाली मुंबई को, दिल्ली को छोड़ करके? सही कहा, इस पर मैं सहमत हूं आपसे कि बिल्कुल ये है, उसको स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं। और फिर मैं कहूं कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन नीयत में खोट ना होने के बाद भी हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे। हम अपने कोविड-19 के जो सीरियस पेशेंट हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जनता में मृत्यु दर बढ़ी है, बिल्कुल सही है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सरकार अकेले नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, समाज को माफ करिएगा, मैं आपसे सवाल पूछा था, आपने पूरी बात नहीं कही मेरी। ठीक है जी, ठीक है। जगदेव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए, फिर गौरव जी के पास चलेंगे। जी जगदेव जी, आपको आवाज मिल रही है? जगदेव जी आप अपनी बात रख सकते हैं। लगता है जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, या अपना म्यूट, लगता है जगदेव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही क्या, या अपना म्यूट कर दिया रखा है। गौरव मिश्रा जी, आपको आवाज मिल रही है? गौरव जी, सवाल ये है जी, गौरव जी सवाल ये है कि बेड नहीं है, दवाई नहीं, रेडी में, जैसे कि मैंने बताया, दवाई नहीं है, तमाम और सुविधाएं नहीं है, 1 साल का पर्याप्त समय हमारे पास था। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे समय में हमको तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये महामारी गई नहीं थी कहीं भी? सकता है कि आज स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस समय ये बीमारी आई थी उस समय हम लोगों के पास सिंपली मास्क तक नहीं हुआ करता था, जो पीपीई किट था वो तक नहीं हुआ करता था। आज तो बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के पास मौजूद है, अस्पताल है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं। गौरव जी, लेकिन अगर सब चीज है तो, गौरव जी अगर सब चीज है तो लोगों को बेड क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? लोग परेशान है, एक बेड के लिए कहां से सोर्स लगा रहे हैं, फिर भी उनको बेड नसीब नहीं हो रहा है। संक्रमण इतना तेज द्रुत गति से जो बढ़ा है, उसके कारण ये परिस्थिति आई है। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जागरूक जनता इस परिस्थिति को पूरी तरह से अनुभव कर रही है और संवेदनशीलता से। अरे जनता मर रही है गौरव मिश्रा जी, जागरूक जनता और बुद्धिमान जनता और तीक्ष्ण बुद्धि रखने वाली जनता क्या करेगी? वो पिस रही है, मर रही है, क्यों नहीं पूरा आप? गौरव मिश्रा जी सवाल सुन लीजिए, गौरव जी सवाल ये है, क्यों नहीं केडी सिंह बाबू स्टेडियम को पूरा बुक करके यहाँ पूरा एक हॉस्पिटल बना दिया जाता है,
कम से कम लोगों को दवाई तो मिल जाती, कम से कम लोगों को संतुष्टि हो जाती, एक बेड तो मिल जाता। लोगों को बेड ही नसीब नहीं हो रहे हैं। को कोविड अस्पताल में कोविड के उसमें बदला गया है, ऐसा नहीं है। जहां जहां विकल्प मिले हैं उनको बदला गया है, होटलों को बदला गया है। तो ऐसा नहीं है, सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। और पहले फेज की गौरव जी एक होटल का नाम बताइए जो बदला गया हो। गौरव जी एक होटल का नाम बताइए जिसको कोविड हॉस्पिटल में बदला गया हो। कोविड के इलाज एक होटल का नाम बता दीजिए। समर्पित किया गया है, डॉक्टर्स को वहां रखा गया है, ऐसा नहीं है। तो मना कर दिया गया गौरव जी, इस बार मना कर दिया गौरव जी, इस बार मना कर दिया कि डॉक्टरों को होटल में नहीं रखा जाएगा। बड़े बड़े लंबे लंबे बिल आते हैं। ये सरकार की सहजता है कि जनता का पैसा बचाने के लिए मना कर दिया गया है कि अब डॉक्टरों को होटल में नहीं रखा जाएगा। हमारी पर पूर्ण प्रतिबंध हो सकेगा, क्योंकि इसका म्यूटेशन बार बार बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है। इसलिए हमें सतर्क होकर के ही चलना पड़ेगा। सरकार जितना अधिकतम कड़ाई कर सकती है उस पर जरूर निर्णय लेगी, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो भी नियंत्रण में रहे, रेवेन्यू भी नियंत्रण में रहे। पुलिस को आपने लगा दिया, मास्क जिसने नहीं पहना वो पैसा वसूल ले। पुलिस पैसा वसूलने में लग गई है। घटना हो गया हो अपवाद स्वरूप तो अलग बात है, लेकिन बहुतायत में ऐसी स्थिति है नहीं, आपको बताएं। लेकिन ये है कि अब लोग भी जागरूक हुए हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से इस विषय को बहुत तेज गति से उठाया है, तो लोगों में भी जागरूकता आई है और अब सड़कों पे देखा भी जा सकता है, पालन भी लोग कर रहे हैं इन चीजों का। गजराज जी, ठीक है गजराज जी, बताइए क्या करेंगे आप लोग? क्या आपकी भी समय ड्यूटी थी कि पूरी पार्टी आपकी लगती है यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की? आप लोग जागरूक करना तो छोड़ दीजिए, खाली सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, पालन कराने में कोविड सहयोग दिया है। जो पिछले दिनों में देखने को मिला, जो भूखे नंगे बच्चे रहते थे, लोग रहते थे, उन सबको व्यवस्था देने में, खाने की व्यवस्था देने में हर जनपद के अंदर हम लोगों ने काम किया जबरदस्त। तो और जो सुविधाएं जो दी जा सकती थी अपनी तरफ से उनको देने की कोशिश की है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी ने उसमें सहयोग ना किया हो, लेकिन हाँ, इस टाइप का सहयोग हम लोग नहीं कर पाए। मैं माफी चाहूंगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जो घंटे घड़ियाल बजवाते थे, जो लाइट जलवाते थे, पता नहीं उस लाइट में कुछ व्यवस्था मिली या ना मिली, मैं नहीं कह सकता उसके बारे में कुछ भी। उस टाइप की व्यवस्था हमारी पार्टी ने नहीं की, लेकिन हमेशा कदम कदम पर जो भी कॉपरेट कर सकते थे वो हमारी पार्टी ने किया है। नहीं क्या किया आप ये बताइए ना। आप भी खाली आपने सरकार को कटघरे में खड़े, पार्टी ने ट्विटर पे लोगों को अन्नदान कराया है, ट्विटर वीर बन करके रह गए कोरोना काल में। ये तो आपकी भी मैं आपको सभी मंडलों का रिकॉर्ड दूंगा कि हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए हैं और सेवा का कार्य किए हैं। आपकी बसी सेवा ही संगठन का हमने भेजना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने आपने उन लोगों को जाने नहीं दिया और न ही कोई परमिशन दी। ये आपकी पार्टी की तरफ से देखने को मिला। वो जो लाखों लोग सड़कों पर थे, उसकी बददुआएं आपको किसी समय में तकलीफ पहुंचाएंगी। ऐसा नहीं है जो टूटे होते हैं, आपकी पार्टी ने कोई खाने की व्यवस्था नहीं की। ये सब व्यवस्थाएं हम लोग हमारे पास तो उसकी किताब भी है, डिजिटल डायरी भी है और वीडियो भी है, प्रमाण भी दिखा सकते हैं आपको। लेकिन आप अपना एक जिले का प्रमाण दिखाइए, आप अपना सिर्फ एक जिले का प्रमाण दिखाइए, एक जिले का प्रमाण दिखाइए जहाँ पे आपने इस तरह के सेवा के कार्य किए हो। मैं बता रहा हूँ ना कि हमने घंटे घड़ियाल नहीं बजवाए, बीमारी नहीं लगाया। जो छतों पर चढ़ करके लोग रात को घंटे बजाते थे, वो हम लोगों ने काम नहीं किया। और आप खुद जो काम किया है वही कहाँ आपने किया है? किसे भोजन कराया, कहाँ अन्नदान किया, कहाँ मास्क वितरण किया, कहाँ सैनिटाइजर दिया, कहाँ पीपीई किट बांटा, किसको अपने जनता में तक पहुंचाया, वो कोई एक प्रमाण बताइए हमको। मैं आपको सिर्फ एक प्रमाण बताऊंगा। जो लोग सुबह से शाम तक कमाते थे, शाम को खाते थे, वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी। सरकार के उपलब्ध कराई, लेकिन संगठन के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर नहीं दिखाई दिया। कोई पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतरा, राजगीरों के लिए नहीं उतरा।
उन गरीब लोगों को केवल बयानबाजी टीवी पे बैठकर के झूठी बयानबाजी केवल करने का काम आपके दलों ने ये किया काम बीजेपी करती है, बयानबाजी करती है, बीजेपी पे करती है, मीडिया का सोशल मीडिया सबका इस्तेमाल करती है। ये अपनी बात कह रहे हैं ना, मोदी जी है, पूरी दुनिया के ये अंदर जाने बीमारी जाते हैं। है, इसका मुकाबला सबको करना है, सहयोग करना है, इस पे राजनीति बंद करिए, चुनाव जीतने के खाली तो मत करिए, जनता को परेशान मत करिए, देश में राज्य में बात करिए, और आप अपने झूठ के लिए जाना चाहते थे, सामूहिक बैठक करिए, बैठाया है विपक्ष को वैज्ञानिकों के सामने जवा के बैठक करिए, और से बाहर नहीं आ रहे। प्राइवेट अस्पतालों को जोड़िए, उसके लिए गाइडलाइन करिए, फिर निर्धारित करिए, जनता को जागरूकता अभियान करिए। ये इसका नहीं है, अपने राहगीरों को भोजन तरफा राजनीति का नहीं है। अन्न वितरण कहाँ किया? आप एक प्रमाण दे नहीं पाए अभी तक, आप एक प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। हर जिले में मेरे कार्यकर्ता दौड़ रहे थे, कहाँ दौड़ रहे थे? अरे प्रवासी मजदूरों कहाँ प्रवासी मजदूरों माननीय अखिलेश यादव ने सबको 1-1 लाख रुपया दिया, बताइए अखिलेश यादव ने माननीय 1-1 लाख रुपया दिया। अरे उन्होंने तो ये भी कहा खाना वितरण कराया, बीजेपी की वितरण कराया, क्या उदाहरण आपने क्या किया? स्वीकार करते आपने तो लूटने का किया। बीजेपी की सरकार ने वैक्सीन तो महामारी के दौरान जनता को खोखला करने का बीजेपी दिखाई लूटने का देगी, किया, महंगाई बढ़ाई, को तो वैक्सीन में भी बीजेपी और कांग्रेस दिखाई दे रही है। उठाया तो और चुनाव की सरकार की है भारतीय सरकार की, योगी मोदी की, वो कम है, 1 रुपये काम किया महामारी। आपके नेता ने तो वैक्सीन न लेने के लिए प्रेरित किया है। भाग नहीं सकते जब चलिए एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहें, घंटे घड़ियाल फिर से बजवाएं, किसान बेचारे घंटा घड़ियाल आप लोग तो बजा ही रहे ना, कोई दुनिया में नहीं मिल सकता। आप लोग तो बजा ही रहे हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो कुल रैली क्यों कर लिए? क्योंकि आपका खाता नहीं खुल रहा है। आप कर रहे हैं, वहाँ कोरोना कोई नहीं है। भाजपा की सरकार आसाम में सरकार क्यों बन रही है? आपकी पार्टी ने पूरा देश लगा इस बात का है, आपको कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोरोना से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरकार नहीं है। दुरुपयोग कर लाभ उठा रहे हैं और विपक्ष को दबाने काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, लोकतंत्र की हत्या है। संविधान का कोई ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, और वो बढ़ता चला गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के मामला यही है कि कोरोना को लेकर के हाहाकार मची हुई है और लोग परेशान हैं। ये बात सच है कि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी हो गई थी, लोगों ने इसको बहुत रिलैक्स वे में ले लिया था और उसके बाद से फिर ये इस महामारी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। लेकिन इसमें जनता का ही दोष नहीं है, इसमें नेताओं का भी दोष है जो लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं, और सरकारों का भी दोष है जो धार्मिक अनुष्ठान लगातार कराते जा रही है। और वहां पर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और लाखों की तादाद में वहां पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। ऐसे में अगर ये महामारी हाहाकार नहीं करेगी तो क्या करेगी, हम कैसे इससे निकलेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।